हाय फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जूनियर अध्यापक से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे सभी अभ्यर्थी इसका कि जूनियर की भर्ती आखिर कब आएंगी। तो ये इंतज़ार अब आपका ख़त्म हो चुका है। पूरे सिलेबस और योग्यता के साथ परीक्षा का पूर्ण पाठ्यक्रम क्या होगा और शासन स्तर पर तैयारी जो तेज़ चल रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा सिलेबस क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप इसकी मेहनत करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जहाँ तक सिलेबस का बात है, इसमें वैकेंसी जो आने वाली हैं वैकेंसी वो आपकी 4 से और 5,000 के बीच में आएंगी। तो 4 से 5,000 के बीच में वैकेंसी आने वाली हैं, जिनमें इसके अलावा कुछ वैकेंसी प्रधानाचार्य की भी होंगी। वो वैकेंसी अलग हैं, लगभग 2200। कुल मिलाकर जो भर्ती निकलनी है वो 11,600 पदों पर निकलनी है और 11,600 पदों में अलग अलग पद हैं जिनमें हम केवल जूनियर के बारे में चर्चा करेंगे आज, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि प्रिंसिपल वगैरह के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है उसकी वजह से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो जो सिलेबस है इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं। 2 पेपर में एक पेपर तो होगा आपका मिक्स में आपके कई सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि प्राइमरी में आते हैं। आपको पता होगा 14 सब्जेक्ट्स का एक एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का यूपी प्राइमरी में। इसी प्रकार जूनियर में भी एक पेपर होगा, वो मिक्स होगा, कॉमन पेपर, वो सभी के लिए अनिवार्य होगा। उसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होंगे। पेपर 1 150 नंबर का होगा, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। जो पेपर 2 होगा ये आपके सब्जेक्ट का होगा और ये भी आपका 150 नंबर का होगा। तो 150, 300 नंबर। इंटरव्यू इस परीक्षा में आपका नहीं होगा, केवल 2 पेपरों के आधार पर, पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी, लगभग 300 नंबर की। 300 में से जो सबसे अधिक नंबर लेकर आएगा मेरिट में पदों की संख्या को देखते हुए मेरिट को लगाया जाएगा यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए कि क्या प्रारूप रहने वाला है। तो 2 पेपर आएंगे आपको ज़्यादा तैयारी करनी होगी जूनियर के लिए, क्योंकि जूनियर की सैलरी, जूनियर का पद 6 to 8 के लिए होता है। और इसके लिए जो सबसे पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी है इसकी आपकी बीएड। जो बच्चा बीएड पास है और उसने सीटेट या यूपी टेट, जी हाँ, अगर आपने सीटेट पास किया हो या फिर आपने यूपी टेट पास किया हो और वो आपने जूनियर लेवल का पास किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी बीटीसी वाले इसके लिए क्योंकि अभी भर्ती निकली थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जब भर्ती निकली थी प्राइमरी के लिए, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या किया गया था कि प्राइमरी के लिए बीएड को एनसीईटी ने अप्रूव्ड कर दिया था कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। वहीं बीटीसी वाले छात्रों के साथ इनको मैच करा दिया कि 69 शिक्षक प्राइमरी के लिए बीएड और बीटीसी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जूनियर की वैकेंसी होती है वो होती है बीएड के लिए। तो यहाँ पर बीटीसी वाले भी मांग कर सकते हैं कि आप, क्योंकि जब आपने बीटीसी वाले पद के लिए बीएड को एलिजिबल किया तो बीटीसी वाला बच्चा भी बीएड के लिए एलिजिबिलिटी रखेगा। ये शासन स्तर पर इसकी चर्चाएं तेज़ हैं कि बीटीसी को शामिल किया जाए नहीं या ना किया जाए। वैसे पूर्ण रूप से 90% इसकी उम्मीद यही लग रही है कि यहाँ पर बीटीसी को शामिल किया जाएगा। उसके बाद जब आपकी विज्ञप्ति निकलेगी तो विज्ञप्ति में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अन्यथा फिर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाएगी यदि बीटीसी को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राइमरी में आपने बीएड को शामिल किया है तो जूनियर के लिए बीटीसी अभ्यर्थी भी इसकी पूर्ण रूप से डिमांड करेंगे। इसके अलावा जो सिलेबस मैंने आपको अभी बताऊंगा, मैंने आपको केवल एलिजिबिलिटी बताई है। जो इसकी एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स, और जो अलग अलग 3 साल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है, वो आपको पहले से ही पता है। जो आरक्षण मिलता है वो आपको मिलेगा। तो 43 साल तक ओबीसी, 45 साल तक एससी और 40 साल तक जनरल अनरिजर्व बच्चा इस पर यहाँ अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सीटेट या यूपी टेट आपका क्लियर होना चाहिए जूनियर लेवल का। यदि आपका जूनियर लेवल का टेट क्लियर नहीं है तो आप इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। उसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज है
वो ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज 50% होना अनिवार्य है। यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए 50% की। इन दोनों में से कोई एक, या तो आप ग्रेजुएट हों 50% और आपके यदि ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होने अनिवार्य है। तो यहाँ या तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, या तो आप ग्रेजुएट में 50% हो, यदि ग्रेजुएशन में आपके 50% नहीं है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने अनिवार्य हैं। दोनों में से किसी एक में आपके 50% होने अनिवार्य है, वरना आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं 150 नंबर के जो 2 पेपर हैं। तो जो पहला पेपर सेकेंड पेपर है पेपर 2, वो पेपर 2 जो रहने वाला है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो 150 नंबर का आएगा और वो आपके सब्जेक्ट का आएगा, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। अच्छा, जो पहला पेपर है 150 नंबर का, इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा इस 150 नंबर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 2 में 150 नंबर का सब्जेक्ट है, आप किस तरीके से यहाँ भर पाएंगे। जो बीकॉम वाले छात्र बार बार पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में आकर कि सर हम बीकॉम वाले छात्र जूनियर में कहाँ अप्लाई करेंगे, तो आपको मैं बता दूं ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करेगा। आपको आर्ट साइड में डाला जाएगा, आप आर्ट स्ट्रीम में फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चा BCA वाला है वो साइंस स्ट्रीम में यहाँ अप्लाई करेगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के पास वही मान लीजिए आपके पास इंटर में इंग्लिश है, आपके पास इंटर में इंग्लिश है, आपके पास ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश है, आपने बीएड में भी एक सब्जेक्ट इंग्लिश रखा, तो आप इंग्लिश से जूनियर का अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वो सब्जेक्ट 12th ग्रेजुएशन और बीएड में होना अनिवार्य है। यदि 12th ग्रेजुएशन और बीएड में आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो आप यहाँ जूनियर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं 150 नंबर के सिलेबस की। जो 150 नंबर का जो पेपर सेकंड तो आपके सब्जेक्ट का आएगा, लेकिन जो 150 नंबर का फर्स्ट पेपर है, ये जो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, 2 पेपर आएंगे 150 नंबर के। जो 150 नंबर का पहला पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, जिसका सिलेबस मैं अभी बताने वाला हूँ। और जो पेपर 2 है वो 150 नंबर का, वो आपके सब्जेक्ट का आएगा। तो बहुविकल्पीय पेपर होने वाला है, आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। अब बात करते हैं 150 नंबर के पेपर में। तो सबसे पहले 150 नंबर का जो पेपर है उसमें आपकी हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी और संस्कृत, ये आपका मिक्स होगा और ये 40 नंबर का होगा। तो 40 नंबर यहाँ होने आपके अनिवार्य हैं। इसके अलावा साइंस आएगी आपको, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, व्रत, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार और धातु, अधातु, ये सब चीज़ें आपको आने वाली हैं 10 नंबर में। ये आपका आएगा साइंस। इसके अलावा जो आपका मैथ आने वाला है वो आपका आएगा 20 नंबर का। आप यहाँ पर लैंग्वेज में सब अच्छे से तैयारी करिए, 40 नंबर लैंग्वेज के हैं। इसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं जिसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं, बाकी सब तो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने वाली लैंग्वेज है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में कुछ ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ पर अपना नंबर सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके अलावा जो मैथ आएगा वो मैथ अंकगणितीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, परसेंटेज, विभाज्य, गुणनखंड, एक नियम, सामान्य, बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, लगभग आर्यस अग्रवाल का जो मैथ होता है उसका पूरा सिलेबस है। ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें वही हैं, घुमा फिरा कर बार बार पूछी जाती हैं। तो गणित में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अंकगणितीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, विभाज्य, गुणनखंड, एक नियम, सामान्य, बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात और सर्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। तो 20 नंबर का आपका मैथ आएगा। थोड़ी सी तैयारी आपको यहाँ मैथ की करनी पड़ेगी। अगर आप CTET पास हैं तो आपको पर्यावरण में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर्यावरण के साथ साथ ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, संविधान और ये सब जो सिलेबस दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इसको ब्राइट बना देता है और बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है। पृथ्वी की संरचना, भूगोल, महाद्वीप, द्वीप, ये सब, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, तो पूरी ज्योग्राफी रख दी है यहाँ पर। और ये 10 नंबर में आएगी। आपको पर्यावरण एवं पर्यावरण के साथ जो सामाजिक अध्ययन डाल दिया है, तो 5 नंबर का पर्यावरण, ये आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी इसकी यहाँ पर। इसके अलावा जो शिक्षण कौशल है, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट भी अच्छा ही आता है। शिक्षण की विधियां, क्योंकि जूनियर की वैकेंसी आसानी से नौकरी इसमें मिलती नहीं है, तो आपको तैयारी तो करनी ही होगी। शिक्षण की विधियां, कौशल शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान
भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीनतम प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये आपका 10 नंबर का शिक्षण कौशल आएगा, जिसके बारे में एक टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। कुल मिलाकर जूनियर की वैकेंसी इस अनुसार निकाली जाती है कि प्राइमरी की नॉलेज उस बच्चे को हो ताकि जूनियर के लिए वो अप्लाई कर सके। तो प्राइमरी की चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसके अलावा शिक्षण कौशल में मैंने आपको बता चुका हूँ 10 नंबर का शिक्षण कौशल आएगा। ये आपको अच्छे से यहाँ पर इसकी तैयारी करनी होगी। इसके अलावा 30 नंबर का यहाँ पर जो आपको आएगा, ये मैं इसको मोस्ट कहना चाहूँगा 30 नंबर, क्योंकि ये जो 30 नंबर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल यहाँ निभाने वाले हैं। 30 नंबर इसलिए रोल निभाएंगे यहाँ पर क्योंकि यदि आप इसकी तैयारी करने में चूक गए करंट जीके की, तो ये आपको बहुत परेशान करने वाला है, सीधी सी बात है। क्योंकि 30 नंबर का जो करंट जीएस है इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और करंट जीएस लगभग पिछले 9 महीने की आप करंट जीके अच्छे से याद कर लें। अगर 1 साल की याद कर पाएँ लास्ट 1 ईयर की, तो बहुत अच्छी बात है। जिस डेट को आपका पेपर होगा उससे 10 दिन 15 दिन पहले की छोड़कर, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है 1 दिसंबर को, तो आप 15 नवंबर के बाद की छोड़कर 15 नवंबर से पहले की आप पिछले 1 साल की याद कर लें, तो ये 30 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। और यही एक सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है 30 नंबर। दूसरा 40 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है लैंग्वेज का। 40 और 30 70 नंबर का आपका मैटर यही है। 40 नंबर की लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और 30 नंबर का करंट जीएस। तो ये आप अच्छे से याद करें। इसके अलावा रीजनिंग जो आती है वो 5 नंबर की आती है। नॉर्मल रीजनिंग है, 10th लेवल की, आपको पता होगा। सिपाही लेवल की होती है। कांस्टेबल के जिन बच्चों ने पहले कभी तैयारी करी होगी उनको पता होगा। डायरेक्शन, ग्रुपिंग, सिलेक्शन और इनफेज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, सिंबल। बहुत ही आसान रीजनिंग, कोई टफ नहीं होती है इसकी, लेकिन फिर भी तैयारी तो आपको इसकी करनी ही होगी, क्योंकि कई बार पासा, कैलेंडर और घड़ी के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो थोड़ा परेशान करते हैं। इसके अलावा सूचना तकनीकी जो नॉलेज इंटरनेट, कंप्यूटर वगैरह के बारे में होता है, वो आपको यहाँ पर 5 नंबर का आने वाला है। आपको मैंने पहले बता दिया था, इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल, जैसे कि पूछ लेंगे पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या है या एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। जो बैंकिंग रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो भी यहाँ पर पूछ लेते हैं कभी कभी। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पूछ लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन के जो मिक्सचर होता है, 1-2 सवाल देखने के लिए यहाँ पर उसका भी मिलता है। उसके अलावा जीवन कौशल एवं प्रबंधन, मैनेजमेंट और यहाँ पर लाइफ स्टाइल के बारे में भी क्वेश्चन होते हैं। एक अध्यापक का आचरण, नीति कैसा होना चाहिए, उसे छात्र के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस तरह के सवाल ही होते हैं। कुछ देखने में चाइल्ड डेवलपमेंट के लगते हैं, पर वो होते नहीं हैं। वो क्वेश्चन होते हैं जीवन कौशल के और प्रबंधन के। तो ये आपको यहाँ पर 10 नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगा। ये आपको यहाँ पर इसकी भी तैयारी करनी होगी। तो पूर्ण रूप से तैयारी इस तरह से होती है जैसे आप एक अध्यापक से यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि वो एक कुशल अध्यापक यहाँ बनने के उसमें सभी गुण हैं। यदि कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पर तैयारी करने में असमर्थ रहता है तो जूनियर में आसानी से नंबर नहीं आता। जूनियर की नौकरी एक स्टैंडर्ड रखती है, अपने आप में एक सम्मान रखती है, और यदि आपको एक सम्मान्य नौकरी चाहिए तो आपको उसके लिए तैयारी भी अच्छी करनी होगी। और मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश पीएनपी 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने विवादों से घिरने के बाद इस भर्ती में कोई विवाद वाला कार्य करेगी, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और सरकार यहाँ पर चाहेगी कि भर्ती को आराम से पूर्ण करके ले जाए और किसी तरह के विवादों में यहाँ पर भर्ती में सरकार यहाँ पर ना उलझे। तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करें। शासन स्तर पर जो काम होगा वो करा जाएगा। इतने नंबर लेकर आइए कि लो मेरिट में आपका नाम ना हो, तो वरना तो फिर आपको आगे जाकर हो सकता है परेशानी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी नौकरी आराम से मिलती नहीं है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।